तो रात को करीब 1 बजे के आसपास एक मिलिट्री फ़ोन होता है हमारे, तो वो बजा और मेरी वाइफ ने उठाया फ़ोन। मैं सो रहा था एंड उसने बोला कि मैडम साहब से बात करना है। बोले कि साहब सो रहे हैं, कोई ज़रूरी बात है क्या, जगाऊं? कि मैडम अभी तो रहने दीजिए, अभी ऐसी ज़रूरत नहीं है, यदि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको जगाऊंगा। उसने फ़ोन रख दिया। आधे घंटे के बाद में फ़ोन नहीं बजा। आधे घंटे बाद में बाहर फायरिंग चालू हुई, दन 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 दन। मैं आपको ये बताऊं कि अंधेरे में शांत जगह में जब एमएमजी और एलएमजी चलती है, जब बम फूटते हैं तो ऐसा लगता है कि खौफ नजर आता है। दैट्स अ रियल टेरर। मैंने तुरंत अपनी बुलेट प्रूफ डाली, वेपन उठाया, वाइफ को बोला, मैंने कहा किसी भी सिचुएशन के अंदर रूम से बाहर नहीं निकला, बिस्तर के नीचे घुस जाना, बाथरूम में जाके अपने आप को बंद कर लेना, कुछ भी कर लेना, बाहर नहीं आना। बाहर कोई तमाशा नहीं हो रहा, मालूम नहीं साली गोली कहाँ से आ जाए, कहाँ से तुम्हारे को लग जाए। अटैक था ये नाइट में प्लान हुआ, नाइट में ही आपने अटैक ये एक दिन पहले हमारे को खबर आ गई। ओके, यू वांट टू हियर अबाउट दैट? आई रियली वांट टू हियर अबाउट दैट कि हुआ क्या था एक्चुअली। 13 फरवरी मतलब वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले सिविल पुलिस के पास खबर आई कि वहाँ हमारे कैंप से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, एक कस्बा है हाजिन करके। हाजिन के अंदर एक घर है, वहाँ पे मिलिटेंट आने वाले। एसपी बांदीपुरा को ये खबर आई और उन्होंने ये खबर आरआर के साथ में और हमारे साथ में शेयर करी कि वहाँ रात को आतंकवादी आएंगे। लश्कर तोयबा के हमने तैयारियाँ चालू कर दी कि सुबह हम 5 बजे के आसपास वहाँ पे घेरा डालना चालू कर देंगे। घेरा जब डल ही रहा था, आतंकवादियों को खबर लगी कि फौज आ गई। उनको खबर लग गया और वहाँ फायरिंग चालू हुई दनादन, और दनादन ऐसा लगा दिवाली मना रही है वहाँ पे। बम फूट रहे हैं, तक 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 देख के फटे फायर हो रही है। 2 कमरे थे, कमरे के बीच में एक गैलरी टाइप थी, उस गैलरी में कूद के भागने की कोशिश करी और वो मिलिटेंट और मेरा उसके साथ में आमना सामना हो गया। उसने पूरी मैगजीन मेरे पे उतार दी, उसने मेरे पे फायर किया, मैंने उस पर फायर किया। वो भी गिरा, मैं भी गिरा, वो मर गया क्योंकि उसके पास नहीं था। मेरे को 9 गोलियाँ तो मेरे शरीर पे लगी और 15 गोलियाँ मेरे बुलेट प्रूफ पे थी। सर आपने फर्स्ट टाइम कब आपके थॉट में आया था कि मेरे को डिफेंस में जाना है, और डिफेंस में ही सीआरपीएफ ही आपने चूज किया था या आर्मी के लिए भी पहले फाइट किया था? देखो, इस देश के अंदर हर युवा का सपना होता है फौज में जाना, और मैं भी उनमें से एक था। और शुरू से मैं ये था कि मेरे फादर सिविल सर्विसेज में थे। ओके। तो सिविल सर्विसेज में जाने का मेरा एक चार्म था, उसमें भी था, लेकिन मेरा दिल जो था वो फोर्स के साथ में था। और तो 12th के बाद में एक तरह से मेरे मन में आ गया था कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो फोर्सेस है। मैंने डेफिनेटली आर्मी के एसएसबी भी क्लियर, मैंने रिटर्न्स भी क्लियर किए हैं और एसएसबी मेरा नहीं हो पाया। इन द मीन टाइम मैंने इसका सीआरपीएफ इंडियन सीपीओस का भी एग्ज़ाम दिया था, इसमें मेरा क्लियर हो गया। और यस, जब मेरा क्लियर हुआ और जब मैंने इनके बारे में, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी सीआरपीएफ, क्योंकि मैंने सीआरपीएफ को राजस्थान में चेक देखा था तो मैं इससे बहुत इम्प्रेस था, तो इसलिए फिर मैंने सीआरपीएफ चूज़ किया। तो फर्स्ट टाइम आपके नोटिस में कब आया था सीआरपीएफ? आप बता रहे हैं जैसे राजस्थान में आपने देखा था, क्या एज रही होगी आप? नहीं, एज मेरी थी उस टाइम पे, मैं 11th-12th में था और मेरा एक फ्रेंड था, उसके जो जीजाजी थे वो सीआरपीएफ के अंदर असिस्टेंट ऑफिसर थे वहाँ पे। तो जब उनसे हमारी मुलाकात होती थी, जिस प्रकार से हमसे बातें करते थे अपने ड्यूटी के बारे में, तो उनसे वो उन्होंने बड़ा प्रेरित किया हमारे को इस फोर्स के बारे में। तो वो मेरे लिए बोल सकता हूँ वो मेरे इंस्पिरेशनल सोर्स थे। ओके। और ये आपने 12th के बाद पेपर फाइट किया? नहीं, ये ग्रेजुएशन के बाद। आफ्टर ग्रेजुएशन? आफ्टर ग्रेजुएशन। ओके। और ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है इसके अंदर? 1 साल, ऑलमोस्ट 1 ईयर। 1 ईयर की ट्रेनिंग कहाँ पे? ये उस टाइम पे एकेडमी थी हमारी माउंट आबू के अंदर, राजस्थान में। राजस्थान के अंदर? अभी वो एकेडमी शिफ्ट होके दिल्ली में आ गई है, गुड़गांव में आ गई है। ओके। कादरपुर में पहले है, ये माउंट आबू में पहले माउंट। और ऐसी कितनी एकेडमीज है मतलब हमारे? एकेडमी एक फोर्स की एक ही होती है। अच्छा, एक जैसे अच्छा जैसे आर्मी की पुणे के अंदर है? नहीं, आर्मी की यदि आप देखा जाए तो इनके जो पुणे में जो है वो तो एनडीए है, एनडीए है खड़कवासला में। हाँ। इनकी जो
ऑफिसर्स जो नॉर्मली ट्रेन होती है वो IM है देहरादून में होते हैं, जो शॉर्ट सर्विस वाले कमीशन है वो आते हैं आपकी चेन्नई के अंदर। ओके। ठीक है। और जैसे आर्मी नेवी की अपनी एक अलग से अकेडमी है, एयरफोर्स की अलग है, इस तरीके से CRPF की एक ही अकेडमी है, दैट इज इन द कादरपुर। ओके। लेकिन हमारे टाइम पे वो माउंट आबू में थी। सो माउंट आबू में थी। हम्म। अच्छा। और पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी आपकी फिर इसके बाद? पहली पोस्टिंग मेरी थी आसाम के अंदर। आसाम में मैं डिप्लॉयड हुआ था। वहाँ दरांग डिस्ट्रिक्ट है और मेरा काउंटर इंसर्जेंसी बटालियन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करी थी, तो मेरी वो फर्स्ट पोस्टिंग हुआ करती थी। उस टाइम पे मैं वहाँ पे डिप्लॉयड होके, वहाँ पे एक बोडो की प्रॉब्लम थी और एक उल्फा की प्रॉब्लम थी, वो दोनों को हमने डील किया है वहाँ पे। ऑलमोस्ट मैं वहाँ पे 2 साल मैंने डिप्लॉयड रहा था। फर्स्ट में 2 साल रहा था वहाँ पे असम में। और कश्मीर की साइड वैली में जाना कब हुआ आपका फर्स्ट टाइम? कश्मीर मेरा जाना हुआ जब मैं डिप्टी कमांड, मेरा फर्स्ट प्रमोशन हुआ, तो फर्स्ट प्रमोशन मैंने टेक ओवर किया था कश्मीर के अंदर। ओके। मेरी बटालियन थी उस टाइम पे, गुंड करके एक एरिया है कश्मीर के अंदर, वहाँ मेरी थी, तो मैंने वहाँ टेक ओवर किया था। दैट वाज माय इन द ईयर 2004। दैट वाज माय फर्स्ट पोस्टिंग। और यदि आपको याद हो 2004 के अंदर कश्मीर के अंदर फिदायन का बहुत टेरर था, एंड मैं उस दौर के अंदर वहाँ पे गया था। उस समय की क्या सिचुएशन, मतलब हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप अगर थोड़ा सा बता सकते हो कि फर्स्ट टाइम जब आप कश्मीर गए तो आपने उस माहौल को कैसा महसूस किया? मेरी जो बटालियन थी वो, आपको याद है सबसे बड़ी वो सोनमर्ग, आपको याद है? सोनमर्ग सुना है नाम? हाँ, नाम सुना है सर। ये श्रीनगर से आप जब सोनमर्ग की तरफ जाते हो तो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर सोनमर्ग से पहले ये गुंड करके एक बहुत छोटी सा गांव पड़ता है। अच्छा। इट्स नॉट अ बिग प्लेस, इट्स अ स्मॉल प्लेस। तो आपको वहाँ एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। यू रियली वांट टू नो, देन आई विल टेल यू। मैं वहाँ पे गया था, फर्स्ट मैं टेक ओवर किया, मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरी वाइफ थी, मेरा छोटा सा बच्चा था। दैट वाज माय फर्स्ट सन, माय सन वाज देयर एंड ही वाज 3-4 मंथ्स ओल्ड। मेरी वाइफ ने इससे पहले ऑपरेशन एरिया में कभी नहीं गई थी। वो शी वाज अ डॉटर ऑफ द आर्मी ऑफिसर, बट उन्होंने वो फील्ड, जिस तरीके का फील्ड मेरा था उस तरीके से उन्होंने कभी देखा नहीं था। ओके। तो हम एक कमरे के उसके अंदर, एक तरह मेरी हट थी, वहाँ पे हम रहते थे। उस टाइम पे फिदायन का बहुत ज़्यादा टेरर था। हम रात को वेपन्स लेके साथ में ही सोते थे, बुलेट प्रूफ भी रह के सोते थे, वेपन्स भी लेके साथ में ही सोते थे, कमरे में रखे रहते थे। कब मालूम नहीं पड़ रहा है कि कब ज़रूरत पड़ जाए और कब निकलना पड़े हमारे को। ओके। जो वेपन हमारे साथ में, ऑफिसर के साथ में 24 घंटे, हर आदमी के साथ 24 घंटे रहता था। जवान के साथ तो रहता ही है, हाँ। लेकिन ऑफिसर भी रखते थे। तो रात को हम सो रहे थे, तो रात को करीब 1 बजे के आसपास एक मिलिट्री फ़ोन होता है हमारे, वो बजा और वो मेरी वाइफ ने उठाया फ़ोन। मैं सो रहा था एंड उसने बोला कि मैडम साहब से बात करना है। तो बोले कि साहब सो रहे हैं, कोई ज़रूरी बात है क्या, जगाऊं? कि मैडम अभी तो रहने दीजिए, अभी ऐसी ज़रूरत नहीं है, यदि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको जगाऊंगा। उसने फ़ोन रख दिया। आधे घंटे के बाद में फ़ोन नहीं बजा। आधे घंटे बाद में बाहर फायरिंग चालू हो गई, दगा दग दन 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 दन। घर के बाहर, घर कैम्प में ही थे, वही कैम्प था हमारा, कैम्प के बाहर ही, क्योंकि कैम्प जो मेरा था पहाड़ियों के बीच में था। कैम्प था, कैम्प के बगल में पीछे, मेरे कैम्प के पीछे सिंध नदी जो वो है वो बहती थी, और उसके पीछे पहाड़ी थी, और मेरे कैम्प के जस्ट बगल में एक आर्मी की RR की कंपनी भी थी। ओके। तो हमने भी फायर खोल दिया पीछे बगल में, वो RR वालों ने भी अपनी MMG खोल दी। मैं आपको ये बताऊं कि अंधेरे में, शांत जगह में जब MMG और LMG चलती है, जब बम फूटते हैं तो ऐसा लगता है कि खौफ नजर आता है। दैट्स अ रियल टेरर। अब मेरी जैसे ही फायरिंग धक 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 फायरिंग चालू हुई, अब क्योंकि यू नो दैट इज एज अ फौजी का माइंड हमेशा प्योर। मैंने कहा यार कोई ना कोई फिदायन का अटैक हो गया। तो तुरंत मेरा फ़ोन बजा उधर, वही वाला सेम, वापस बोले कि सर पीछे वाली पहाड़ी पे मूवमेंट था, तो पहले ऑब्जर्व किया सर, उसके अंदर वो हुआ तो सर वो फायर खोल दिया गया। CO साहब को बता दिया, सर आपको भी बता रहा हूँ, वो भी आ रहे हैं, आप भी आ जाओ। मैंने तुरंत अपनी बुलेट प्रूफ डाली, वेपन उठाया,
वाइफ को बोला, मैंने कहा किसी भी सिचुएशन के अंदर रूम से बाहर नहीं निकला, बिस्तर के नीचे घुस जाना, बाथरूम में जाके अपने आप को बंद कर लेना, कुछ भी कर लेना, बाहर नहीं आना। बाहर कोई तमाशा नहीं हो रहा, मालूम नहीं साली गोली कहाँ से आ जाए, कहाँ से तुम्हारे को लग जाए। सही है। मैं बाहर निकल गया, मैं पीछे गया, वहाँ जाके हमने देखा, ऑब्जर्व वगैरह किया, यदि वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, यदि थे वहाँ मूवमेंट था, लेकिन वो भाग गए। ओके। वहाँ पे हमने सर्च पार्टी भी भेजी, लेकिन कुछ मिला नहीं। 1 घंटे के बाद मैं वापस रूम में आ गया। मैं जब रूम के अंदर वापस आया तो मैं देखा मेरी वाइफ तो पूरा पसीने पसीने हो रही है। मतलब दैट वाज अ टेरर। किसी के साथ ज़िंदगी में पहली बार, मेरे साथ नहीं, ज़रूर नहीं था, वो पहली बार था। वो मेरे तो ऐसी सिचुएशन तो मैं कई बार देख चुका हूँ। बट सर, इंडिविजुअल वो सिचुएशन देखना और फैमिली के साथ आप वहाँ पर हैं तो डिफरेंस तो होता होगा सर। बाद में मैंने उसको पूछा क्या हुआ था, मैंने कहा यार कुछ मूवमेंट था पीछे, भाग गए। मैं ज़्यादा टेंशन मत लो, सो जाओ अभी। सो गए। आ गई थी नींद, मैम को आ गई थी? मैम मुझे नहीं मालूम मुझे नहीं मालूम, मैं सो गया क्योंकि मेरे लिए नॉर्मल चीज़ थी ये। तो उसके बाद में वो दैट वाज अ थिंग, दैट वाज अ रियल टेरर। एंड और बेटा आपका उस समय 4-5 उसमें 3-4 महीने का था, वो बहुत छोटा था। ही वॉज वेरी स्मॉल, गोदी में ही था वो, मतलब एक तरह से ही वॉज अ टोडलर। तो दैट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हेन यू हैव एंटर्ड इन कश्मीर? That was my first experience in the Kashmir, definitely. You can say that. Yes. सो और कितने लंबे टाइम ड्यूरेशन तक आपने कश्मीर में सर्व किया सर? इनिशियली जब मैं पहली बार गया था, दैट वाज अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत छोटे टाइम के लिए मैं गया था। मैं गया था वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक आई वेंट देयर 5-6 मंथ्स के लिए मैं गया था। फिर मेरा दोबारा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया वापस। मैं कम्युनिकेशन ऑफिसर में, मेरा वापस कम्युनिकेशन में ट्रांसफ़र हो गया था, तो मैं आ गया था कैलकाटा। ओके। मैं उस टाइम पे फर्स्ट मेरी पोस्टिंग मेरी 6 मंथ्स की थी, 5-6 मंथ्स की। फिर उसके बाद में जब मैं गया, मैंने एक्चुअली जितने भी प्रमोशंस लिए अपने सर्विस के, मेरे 3 प्रमोशंस हुए। मैंने सारे के सारे प्रमोशन मैंने कश्मीर में जाके लिए। तो वो कोइंसिडेंट थे या फिर आप नहीं, वो कोई प्लान नहीं होता, वो तो कोइंसिडेंट था, कोई ऐसा नहीं था। उस समय पे जैसे हमने सुना ही है, हमने देखा तो है नहीं। मैं तो मतलब अभी तक मेरा कभी कश्मीर जाना हुआ ही नहीं है। मैंने सिर्फ न्यूज़ में सुना है या टीवीज़ में या इंटरनेट पे देखा है कश्मीर कैसा है। तो जैसा आप बता रहे हैं कि पीछे से पहाड़ी भी थी, नदी भी जा रही थी, तो सीनिक व्यू तो रहता सीनिक, वो तो हर चीज़ सीनिक है वहाँ पे, तो आतंकवाद को छोड़ के। वहाँ पे लोग जो नॉर्मल वहाँ के सिविलियंस थे, वो किस तरीके से मतलब ऐसी सिचुएशंस को आए से दिन हैंडल करना, और कितना परेशान रहते थे वो? कभी इंटरेक्शन रहता था आपका उनसे? बहुत रहता था। मतलब उस लेवल में नहीं था, लेकिन जितना रहता था सिविलियंस के साथ होता था हमारा इंटरेक्शंस वगैरह। और कई बार रफ इंटरेक्शन भी होता था, कई बार सॉफ्ट भी होता था, कई बार इंटरोगेशन पर्पस के लिए भी होता था, अलग अलग चीज़ों के लिए होता था, कई बार नॉर्मल पूछताछ के लिए भी होता था। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ कि कश्मीर के अंदर जो ये आतंकवाद है 1990 से है, और नाउ दिस इज़ 2024। नाउ यू कैन इमेजिन, इट इज़ ऑलमोस्ट 34-35 ईयर्स। वहाँ पे 1-2 जनरेशन्स निकल गई हैं इसको देखते देखते। मतलब वहाँ के लोग यूज्ड टू हो गए इस चीज़ को लेके। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे एक पॉपुलेशन है, एक सेक्शन है जो अलगाववाद चाहता है, अलग होना चाहता है। कुछ बोलते हैं कि हमारे को इंडिपेंडेंस दे दो, कुछ बोलते हैं हमारे को पाकिस्तान के साथ मिला दो, और एक सेक्शन है वहाँ पे जो बोलता है कि हमारे को इंडियन के साथ ही रहने दो। तो एक्चुअली कश्मीर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, देखा जाए इंटरनली। वो पार्ट्स नहीं, मतलब 3 आइडियोलॉजी में, 3 आइडियोलॉजी कैसे है, और लोग भी वहाँ पे कंफ्यूज हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रिजीम देयर। वो कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, दे ऑल्सो आर कंफ्यूज्ड। रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, उसके कारण होता है सब कुछ। अटैक्स रहते हैं या अटैक्स होते हैं जो आप प्लान करते हैं, उसमें प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं आप? फिर भाई फॉर एग्जांपल एक्स लोकेशन पे जा रहे हैं और वहाँ पे इंफॉर्मेशन आई, तो प्रिपेयर कैसे करती है, मतलब डिफेंस कैसे प्रिपेयर करता है अगर वो ऑन एयर जाने वाली सिचुएशन है? तो देखो, प्रिपरेशन आपकी किसी भी इलाके के अंदर करने से के लिए ये बहुत पहले, द मोमेंट यू आर लैंडेड देयर, आपकी जैसी कोई पलटन है, बटालियन है, वहाँ जैसे ही जाती है
तो उसको इलाका दे दिया जाता है कि आपका ये एरिया है जिसके अंदर आपको देखभाल करनी है। तो वहाँ पे जब पलटन वहाँ जाती है तो वहाँ पे जो अफसरान हैं, जो कमांडिंग अफसर है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने ट्रुप्स को भी उस एरिया को फैमिलाइज कराए। वो हर जगह जाते हैं, हर गली मोहल्ले के अंदर अपनी पार्टी भेजी जाती है, उसका मुआयना करते हैं किस टाइप के लोग वहाँ पे रहते हैं, रिलीजियस एथेनिसिटी क्या है वहाँ पे लोगों का जनरल कारोबार क्या है, सब कुछ है। वहाँ पे लीडर्स कौन कौन है, आतंकवादियों का मूवमेंट है तो किस इलाके के अंदर ज़्यादा है, किस इलाके में कम है, यदि मूवमेंट भी है तो कौन सा ग्रुप है जो वहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। ओके। तो दूसरा बात ये है कि जब आपके पास कोई खबर आती है, जो ये तो हमारा बैकग्राउंड चालू हो गया, तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के अंदर हम ये देखते रहते हैं। जब हमारे पास कोई खबर आती है कि साहब फलाना विलेज के अंदर क्या तो आतंकवादी आने वाले हैं या आए हुए हैं, तो हमको जो लोकल वहाँ का जो कंपनी कमांडर है उसको बुला के पूछते हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन आई है और पर्टिकुलरली ये 2-3 घर हैं इसके अंदर आने वाले हैं, तुम्हारे को इस घरों के बारे में आइडिया है? तो वो मैप्स वगैरह हमारे पास रहते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं उनको। ओके। और ज़रूरत पड़ने पर हम गूगल मैप्स में भी देखते हैं उस चीज़ को, और उसको देखने के बाद में फिर वहाँ जो भी इंफॉर्मेशन हमारे को मिलती है, डिपेंड करता है कि ऑपरेशन के लिए आपको टाइम कितना मिला है। ऐसा नहीं है, कई बार तो ऐसा होता है कि अभी खबर मिली भागो, कई बार होती है कि आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है उसके लिए, प्रिपरेशन के लिए। तो फिर हम ये प्रिपरेशन लेते हैं। फिर आपको ये भी होता है कि भाई आदमी कितने आने वाले हैं यहाँ पे, भाई आदमी 1-2 ही हैं या 3-4 हैं, और उनके पास हथियार क्या क्या हो सकते हैं यदि खबर मिल जाए तो। ज़रूरी है, नॉर्मली ऐसी खबर मिलती नहीं है। तो हम ये एंटिसिपेट करके फिर उस हिसाब से अपनी वेपनरी लेके जाते हैं, अपने एसेसरीज हम लेके जाते हैं कि जो हमारे को वहाँ ऑपरेशन के अंदर हमारे को सहायता दे। तो अब जैसे आपने बताया गूगल मैप्स वगैरह का भी यूज़ करते हैं आप, तो टेक्नोलॉजी में तो चेंज आया 2004 और 2017 शायद लास्ट आपने जो ऑपरेशंस वहाँ किए, तो उसमें जो टेक्नोलॉजीज़ ने कितना वाइटल रोल प्ले? टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत वाइटल यूज़ करते हैं भाई। टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी ऑपरेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ में आप यदि आप नक्सल के अंदर देखें तो आप जीपीएस का जो इस्तेमाल होता है, हम कहीं भी जंगल में घुस जाते हैं, कहीं से निकल जाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द जीपीएस हमारे को रास्ता दिखाता है। हम सड़क नहीं पकड़ते, हम पगडंडी नहीं पकड़ते, जिसके कारण हम पर कैजुअलिटीज़ नहीं होती है हमारी आज की डेट में। पहले आपने सुना कि फोर्सेस की बहुत कैजुअलिटीज़ होती थी, आजकल सारी कम हो गई। वो इसलिए हो गई कि फोर्सेस ने जीपीएस पे चलना चालू कर दिया है। आपने देखो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में जितने भी डिस्टर्ब एरियाज़ हैं उनकी हमारे पास टोपोग्राफी शीट्स होती है। और वो डिजिटल टोपोग्राफी शीट्स भी होती है। हम कंप्यूटर्स पे भी वो चीज़ें अवेलेबल मिल जाती है, हम उसके अंदर मार्क्स बना के सकते हैं, पार्टी को भेज सकते हैं कि तुम यहाँ जाओगे, और आने के बाद हम उनको चेक बैक भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमने आपको बताया कि जब हम ऑपरेशन जाते हैं, जो उसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे को जो नो हाउ चाहिए होता है वो हमारे को मैप्स वगैरह के अंदर बहुत मिलता है। चौथी चीज़ हमारे को जो कम्युनिकेशन के अंदर जो इम्प्रूवमेंट हुआ है आज की डेट में, वो बहुत वाइटल है। हम दूर से दूर कम्युनिकेशन आज की डेट में करते हैं, और वहाँ हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं आज की डेट में। एडवांस सेट्स आ गए आज की डेट में। और पांचवी चीज़ वेपनाइज टेक्नोलॉजी, वेपनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत चेंज आया। और आपने जो वेपन्स यूज़ करे हैं वो सारे, उसमें से कोई इंडियन मेड वेपन्स, क्योंकि अभी काफ़ी वेपन्स जो है वो इंडिया में बन रहे हैं। इंडियन मेड वेपन्स के अंदर हमारे पास जो हमारा पर्सनल वेपन आता है ऑफिसर्स का, वो तो पिस्टल होता है। लेकिन पिस्टल वो नाम का होता है, पिस्टल कौन लेके चलता है यार आज के डेट में। सामने वाले के पास में AK-47 है तो पिस्टल क्या चीज़ होती है? पिस्टल में तो 9mm का राउंड होता है। सो हमारे पास वो पिस्टल होती है, वो इंडियन मेड होती है। उसके अलावा हमारे पास कार्बाइन वगैरह मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन हमने इंसास वगैरह जवानों को जो मिलती है वो होती है, वो हमने चलाई है, हमने यूज़ करी है, लेकिन हम उसको हैंडल नहीं करते। ओके। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से हम फोर्स के अंदर आया हूँ, मैंने हमेशा अपने पास में AK-47 रखी है। अच्छा। AK-47 से ऑपरेशंस करता हूँ। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं कोबरा में भी रहा हूँ। कोबरा कमांडोज में भी रहे हैं? हाँ, मैं कोबरा में भी रहा हूँ। एंड इधर गढ़चिरौली एरिया महाराष्ट्र के, उसमें मैंने ऑपरेशंस किए हैं, और मैंने छत्तीसगढ़ में भी किए हैं। आपने नक्सलाइट एरिया में भी? हाँ, मैंने नक्सलाइट मैंने तो डिफरेंस क्या है? मतलब देखिए, एक
तीन मेजर चीजें सुनने में आती है, एक तो टेररिज्म, टेररिस्ट, नक्सलाइट्स और इंसर्जेंट्स, और ये तीन अलग अलग पर्टिकुलर रीजन्स है, जो इनका जोग्राफिकल रीजन्स है वो सबके अलग 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 है। है ना। तो डिफरेंस क्या है इनमें तीनों में? देखो ये मैं ये बताता हूँ कि एज ए फौजी मैं ये बता सकता हूँ आपको कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिसने वहाँ इंसर्जेंसी है, ओके, वहाँ टेररिज्म नहीं है। इसको वहाँ डिफाइन कैसे करेंगे सर? इंसर्जेंट्स होते कौन है? टेररिज्म का मतलब टेरर प्लस इज्म। टेरर जो आपके यहाँ टेरर करके किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं उसको टेररिज्म बोलता है। ओके, वो आपके JNK के अंदर है, जो पंजाब में था, धमका के नहीं होगा तो गोली मार देंगे, वो कर देंगे, वो टेरर टेरर क्रिएट करते थे वो। ओके, दैट इज टेररिज्म। इंसर्जेंसी ये है कि जो अलगाववाद की हमारे स्टेट को अलग कर दो, हमारे को देश के, हमारे को हम अपना अलग से देश बना सकते हैं। जैसे उल्फा थी, NSCN है, वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, वो उसको आप इंसर्जेंसी बोलोगे। ओके, और नक्सल ये एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वो एक सिस्टम चेंज करना चाहते हैं। ओके, अब हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड द कम्युनिज्म। हाँ हाँ, तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कम्युनिस्ट कंट्री बनाई है, वो एक पूरा सिस्टम चेंज करना चाहते हैं। ओके, दैट इज वो, उसको फिर हमने अलग से नाम दे दिया है। वो वेस्ट बंगाल में एक मूवमेंट चला था नक्सलबारी विलेज के पास में, तो वो उनको नक्सल बोलते थे। वो इन सबको वो नाम पड़ गया नक्सलिज्म। बेसिकली ये दीज आर द कम्युनिस्ट टेररिज्म है ये एक तरह से। ओके, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेके आप श्रीनगर वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जाते हो, नॉर्थ ईस्ट से श्रीनगर में कश्मीर में जाते हो, आपको मॉडर्स ऑपरेटी आपका काम करने का एक ही होता है। लेकिन मोमेंट यू आर लैंड आउट ऑफ इन द नक्सलिज्म एरिया, वहाँ सारी चीज़ें बदल जाती हैं। आपने वहाँ एक गड़बड़ करी और आप पूरे के पूरे सफाई हो जाते हैं। वहाँ तो फिर आइडियोलॉजी की लड़ाई है, और वहाँ आप 2-4 से नहीं लड़ते हैं, वहाँ पे आप 100-200 लोगों से एक साथ लड़ते हो। मतलब एक तरीके से फोर्स ही हो गई वो तो पूरी की पूरी एक तरीके। देखो उसके अंदर क्या होता है, जो 100-200 लोग होंगे उसमें, ऐसा नहीं कि 100-200 लोगों के पास में सबके पास वेपन होंगे। ओके, वेपन पार्टी केवल 50 की होगी उसमें। ओके, उसमें 60-70 लोग होंगे तीर-बारों के साथ में, चाकों खंजरों के साथ में, तलवारों के साथ में, और कुछ लोग होंगे वो केवल कुछ नहीं होंगे, केवल हाथ होंगे, बस ऐसे ही होंगे। वेपन वाले फायर करेंगे, वो तीर कमान वाले फायर करेंगे अपने हिसाब से, और जो पीछे एक पार्टी खड़ी है 40-50 लोगों, उनके पास कुछ नहीं। वो है कि जब अपने खुद के आदमी मर जाए तो उनको खींच के ले आओ, अपनी लाशें छोड़ के नहीं जाते वो। अच्छा, ना वो अपनी लाशें छोड़ के जाते ही नहीं, जहाँ तक पॉसिबल है उनको साथ में लेके जाते हैं। दूसरी बात, उसका रीजन की आइडेंटिटी ओपन ना हो जाए। एक तो ये है कि एक तो हथियार उनके पास कम होते हैं, तो अपना वेपन लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सामने वाले को मारा है तो उसका वेपन ले लो। अच्छा, क्योंकि उनके पास कौन से पैसे हैं कि उनके पास वो छीन के तो वेपन इकट्ठे करते हैं। उनके एम्युनिशन ले लो, उनके हथियार ले लो। आपको जितने भी फौजी मारते हैं उनके आपने देखना लूट के वेपन्स ले जाते हैं वो होता है। उनके नक्सलिज्म के अंदर आपको काम करना बहुत ही मुश्किल है। टेररिज्म से भी ज़्यादा मुश्किल है नक्सलाइट्स एरिया में काम करना। मुश्किल गलती है। देखना हमारे 72 एक साथ कत्लेआम हुए थे वहाँ पे मुझे नहीं पता ये चीज़ है कि नहीं, बट हवा में अलग सी टेंशन और कुछ ऐसा फील होता है क्या डिफरेंस में, या सब जब टेंशन तो तभी चालू होती है जब गोलियां चलती है। एटमॉस्फेयर टेंस फील होता है कभी? मतलब टेंशन देखो, आप कहीं जाते हो और आप जानते हो कि मैं जिससे मुकाबला करने आया हूँ वहाँ पे वो सामने वाला दुश्मन की क्षमता के बारे में मेरे को एहसास है। तो हमेशा आप पहली बात तो आप टोस पे रहते हो कि यहाँ से मैं बाथरूम करने भी कैंप से बाहर जाऊँगा तो ऐसा नहीं है वहाँ साला कोई बैठा हुआ आपकी गर्दन काट के ले जाए। हाँ, तो वो टेंशन आपको रहती है बैक इन द माइंड। आप चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते वहाँ पे, भले कितनी खूबसूरती हो कश्मीर के अंदर, जब आपके दिमाग में टेंशन होती है तो आपको खूबसूरती दिखती नहीं है। सो जब आप कश्मीर में 2017 में ऑपरेट कर रहे थे और जब ये इंसिडेंट आपके साथ हुआ, तब आप मैंने किसी टेररिस्ट विंग के कमांडर या कोई एक इम्पोर्टेंट पर्सन को आप टारगेट करके गए थे?
Yes, we had information of LET, लश्कर-ए-तौबा, कि मिलिटेंट वहाँ आके रुकने वाले हैं और सुबह तक रुकेंगे। ओके। ये पक्की खबर थी। और क्या नाम था, मकसूद कुछ ऐसे नाम था ना? नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा उसका। हाँ, एनीवे जो भी हाँ। है। हाँ, तो ये जो पूरा आपका अटैक था, ये नाइट में प्लान हुआ, नाइट में ही आपने अटैक ये किया एक था दिन वहाँ पहले पे? हमारे को खबर आ गई थी। ओके। You want to hear about that? आई रियली वांट टू हियर अबाउट दैट कि हुआ क्या था एक्चुअली। ओके, मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे सकता हूँ उसके अंदर। मेरा प्रमोशन हुआ था अक्टूबर लास्ट वीक के अंदर, लास्ट सेकंड हाफ के अंदर 2016 के अंदर, और मैं यहीं दिल्ली में पोस्टेड था। ओके। यही घर था मेरा उस टाइम पे भी। अच्छा। मैं दिल्ली में ही था, इसी कैंप में मैं था, पोस्टेड था। मेरा प्रमोशन हुआ और मेरे को वहाँ 45 बटालियन का कमांड दी गई ऑन प्रमोशन एज अ कमांडेंट। तो मैं गया, मैंने नवंबर में कमांड ले ली फर्स्ट वीक के अंदर वहाँ जाके 2016 में? 2016 में। ओके। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो मुझे गोली लग गई थी। और इस बार भी फैमिली साथ में थी? नहीं 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 नहीं, नहीं। फैमिली यहीं थी। ओके। नो, दैट्स अ कॉमिक, दैट्स अ इंटरेस्टिंग पार्ट। तो मैं वहाँ गया था, आई वाज, जैसे गया था मैं, मेरी नेचर के हिसाब से मैं प्रोएक्टिव था। मैं वो बंदा नहीं था जो मैं चुपचाप बैठूं कहीं। मैं आते ही जाके अपना मैंने काम करना चालू कर दिया था। इससे पहले मैं 6-7 बंदे मार चुका था ऑलरेडी, 3.5 महीने में, 3.25 महीने में वहाँ पे? तो 13 फरवरी, मतलब वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले सिविल पुलिस के पास खबर आई कि वहाँ हमारे कैंप से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, एक कस्बा है हाजिन करके। हाजिन के अंदर एक घर है, वहाँ पे मिलिटेंट आने वाले थे। पक्की खबर थी, एसपी बांदीपुरा को ही खबर आई और उन्होंने ये खबर आरआर के साथ में और हमारे साथ में शेयर करी कि वहाँ रात को आतंकवादी आएंगे, लश्कर-ए-तौबा के। क्वांटिटी 2-3 या ज़्यादा भी हो सकती है, और रात भर रुकेंगे और सुबह तक रुकेंगे और हमें वहाँ पे ऑपरेशन करके उनको पकड़ना है, मारना है, जो भी है। ठीक है। जैसे हमारे को खबर मिली तो हमने अपनी तैयारियां चालू कर दी और हमारे पास सफिशिएंट टाइम था। हमने तैयारियां चालू कर दी कि सुबह हम 5 बजे के आसपास वहाँ पे घेरा डालना चालू कर देंगे। रेड ऑपरेशन था 14 तारीख को? 14 वैलेंटाइंस डे के दिन। ओके। तो सुबह सुबह हम निकल गए। फरवरी का महीना था, कश्मीर, और कश्मीर था, ठंड तो डेफिनेटली अच्छी खासी थी। तो वहाँ हमने घेरा डालना चालू किया। सुबह 5 बजे के बाद में पहुँचे हम। सुबह 4 बजे के आसपास निकल गए थे, 5 बजे के आसपास डालना चालू किया। घेरा जब डल ही रहा था, आतंकवादियों को खबर लगी कि फौज आ गई है। ओके। नाउ द फैक्ट इज दैट कि ये काम हम बहुत सीक्रेटली करते हैं, लेकिन समहाउ वो भी ऐसा नहीं है, उनको भी अपनी जान का खतरा होता है। वो भी अपने संतरी वंतरी लगा के रखते हैं। उनको खबर लग गया और वहाँ फायरिंग चालू हो गई दनादन। दे ओपन फायर? और दनादन ऐसा लगा दिवाली मना रही है वहाँ पे। बम फूट रहे हैं, तक 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 AK-47 फायर हो रही है। वो फायर चालू हुआ तो हमने ही फायर चालू हो गया। इस फायर के अंदर आर्मी के आरआर के 3 जवान मर गए, हाँ, कॉर्डन में थे, और दूसरे जवान भी घायल हो गए। उनके अफसर को पेट में गोली लगी, वो भी इंजर्ड हो गया ना। मैं वहाँ सीनियर मोस्ट अफसर था उस टाइम पे। तो मेरे साथ में, मेरे पास 2 जिम्मेदारियां थी वहाँ पे। एक तो इंजर्ड को वहाँ से निकालो, और कॉर्डन एरिया के अंदर आप जो पैच हुआ है, जो मरे हैं आदमी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आतंकवादी यहाँ से भाग जाए। उनका पहला पर्पस यही होता है, भागो यहाँ से, फौज आ गई, क्योंकि वो कम्पीट तो कर ही नहीं सकते। मतलब वो है कि मतलब जान का खतरा है, अब यहाँ नहीं रुकना है। तो मैं अंदर घुसा। जब मैं अंदर घुसा, घर के अंदर नहीं घुसा, वो जो पेरीमीटर था वो, ओके, उसमें घुसा। तो घर मेरे से होगा करीब 30-40 फीट दूर था। तो मैं अंदर घुसा। वहाँ घर के आसपास कुछ भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैं, जिसके पीछे से पेड़ हो उसके पीछे घुस के अपने आप को एम लेके वहाँ पे करो ऐसा।
बिल्कुल ओपन एरिया था और बीच में घर के चारों तरफ सिंगल ईंट की दीवार थी। सिंगल ईंट की दीवार पर गोली कभी नहीं रुक सकती, वहाँ से दीवार को लगेगी, पार होगी, आपको लगेगी आप मर जाओगे। मैं घुसा आगे, मकान थोड़ी सी दूर था, थोड़ा सा ही था, मतलब 30-40 फीट दूर था। तो फायर करते करते हम घुसे, सामने फायरिंग चल रही थी। एकदम से एक जवान, मेरे 2 कमरे थे, कमरे के बीच में एक गैलरी टाइप थी, उस गैलरी में कूद के भागने की कोशिश करी और वो मिलिटेंट ने, और मेरा उसके साथ में आमना सामना हो गया। उसने पूरी मैगजीन मेरे पे उतार दी, उसने मेरे पे फायर किया, मैंने उस पर फायर किया, वो भी गिर गया, मैं भी गिर गया। दोनों में गिरने में अंतर ये था कि मैंने बुलेट प्रूफ पहना हुआ था, हेलमेट बीपी का पहना हुआ था, तो मेरे को शरीर के अंदर 9 गोलियां लगी। ये देख सकते हैं मेरे गोलियां हैं पूरी यहाँ पे, आँख में, इवन ये सर में भी लगी है। एक गोली अभी भी अंदर है। अभी भी अंदर है? अभी भी अंदर है। तो वो भी गिरा, मैं भी गिरा, वो मर गया क्योंकि उसके पास नहीं था। मेरे को 9 गोलियाँ तो मेरे शरीर पे लगी और 15 गोलियाँ मेरे बुलेट प्रूफ पे थी। चेस्ट पे जो रहता है, चेस्ट पे थी, हेलमेट पे थी, इस पे थी। उसने मेरे को बचा लिया। मेरे वाइटल ऑर्गन्स जो थे, हार्ट था, लंग्स था, हार्ट था, ये सब बच गए। एक यहाँ गोली लगी बुलेट प्रूफ के नीचे, एक गोली इधर लगी पेट में, पेट पंचर हो गया मेरा और मैं भी गिर गया वहाँ पे। नाउ द सिचुएशन ये थी लव, कि जब पहला इंसिडेंट हुआ था, जब आर्मी के जवान मरे थे, उस टाइम पे आर्मी हेडक्वार्टर में खबर भिजवा दी गई थी कि यहाँ कैजुअलिटीज़ हो गई है, आदमी इंजर्ड है और डेड भी है, आप मेडिकल इवैक्यूएशन करना है। जब मेरे को गोली लगी तब तक चॉपर हवा में था, वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। मैं गिरा नीचे और कुछ ही मिनटों में वहाँ पे चॉपर आ गया था। चॉपर में जितने भी इंजर्ड लोग थे इंक्लूडिंग मी, मेरे को लेके आर्मी के बेस हॉस्पिटल में ले जाया गया और एसआईएम के बेस हॉस्पिटल में ले जाके मेरे को वहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ इनिशियली। आप कॉन्शियस थे उस टाइम पे सर? नहीं, कौन कॉन्शियस होता है यार साहब, मैं बेहोश हो गया था, मेरा 60% ब्लड लॉस हो गया था। तो ये आपको लास्ट ये याद है कि आप गिर गए बस, उसके बाद यू आर अनकॉन्शियस कंप्लीट? उसके बाद में 40 दिन बाद, उसके बाद 40 दिन बाद होश में आया? 40, उसके बाद में शाम को जब आर्मी यहाँ पे मेरे सीआरपीएफ हेडक्वार्टर के अंदर मालूम पड़ा कि कमांडेंट साहब को गोली लग गई है, चेतन चीता को, ये सब कुछ है। सो उन्होंने भी तब देखा और उन्होंने यहाँ से मेरे लिए एम्स में लाने के लिए मेरे को उसी दिन दोपहर के अंदर उन्होंने यहाँ से एक और प्लेन भेज दिया वहाँ पे, स्पेशली मेरे को लेने के लिए। एयर एम्बुलेंस बोलते हैं उसको। और शाम को 7 बजे मुझे वापस लाके यहाँ पे एम्स ट्रॉमा सेंटर के मेरे को एडमिट किया। ये बाकी मेरा ट्रीटमेंट सारा एम्स ट्रॉमा सेंटर के अंदर चला है। सो जब आप वापस कॉन्शियस में आए तो दिमाग में क्या चीज़ आई? सबसे पहले क्या आया दिमाग में कि You really wanted to know that? I really want to know that कि आपने overcome कैसे किया उस चीज़ को? very common बड़े hilarious सिचुएशन थी कि 40 दिन के बाद में मेरे को होश आया, मैंने आँख खोली, मैं क्या देखता हूँ कि मेरी पूरी बॉडी के ऊपर पट्टियाँ लगी है, कहीं कुछ वो लगे हैं, यहाँ पे मेरे हाथ को मेंटेन करने के लिए अंदर वो छड़ें डाली हुई थी यहाँ पे दोनों हाथों के अंदर। मैं यूँ था, बिल्कुल यूँ रहता था हमेशा। और आँख में ये पट्टी थी, ग्रेनेड्स वगैरह फूटे थे, स्प्लिंटर्स लगे थे, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ तक मैं पूरा कुछ ना कुछ था। और ये मेरे को जो चोट लगी थी सर के ऊपर, ये गोली एक्चुअली ये गोली हेलमेट पे लगी थी, हेलमेट की प्लेट पे लगी, प्लेट मुड़ी तो उसने बम्प आया, तो मेरा यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया था स्कल के अंदर। ये स्कल आप ये देख सकते हैं, ये लाइन पड़ी है, ये ऑपरेशन हुआ है मेरा। अच्छा। तो मेरे को याद नहीं था मेरे साथ क्या हुआ। मैं आँख खोली, मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास मेरी वाइफ बैठी है, मेरा फ्रेंड है बहुत क्लोज, वो बैठा होता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन मेरी वाइफ से ये था कि मैं यहाँ क्यों हूँ,
क्या हुआ मेरे को, तो वो भी क्योंकि डॉक्टर ने उनको बोला गया था कि इसके सर पे चोट लगी है, वी डोंट नो द एक्सटेंट ऑफ डैमेज इनसाइड हिज ब्रेन, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, वो होश आने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्या डैमेज हुआ है। मेरे को इनिशियली याद नहीं था कुछ भी, तो उन्होंने बोला कि मेरे को, चेतन तुम्हारे को याद नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। कहते कि तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? मैंने कहा हाँ, तुम मेरी वाइफ हो। ये कौन है मेरे बगल में? मैंने कहा शिव शक्ति मेरा फ्रेंड है। उसने सबसे पूछा, सब वो भी वो होना चाह रहे थे, सेटिस्फाइड कि हाँ, सेटिस्फाई होने जा रहे कि ये मानसिक स्थिति इसकी ठीक है। फिर धीरे धीरे मेरे को फ्लैशबैक्स आए, वो सब कुछ हुआ, लेकिन आज भी मेरे को कम्प्लीटली याद नहीं है उस चीज़ के बारे में। Yes, that's a story. और आफ्टर दिस ऑपरेशन लाइफ बहुत चेंज आई, बहुत चेंज आई, बहुत चेंज आई। मैं ये कह सकता हूँ, आई वॉज नो बडी बिफोर दैट। मेरे घर वालों की नज़र में मैं एक बेटा था जो एक जॉब करता था, मेरी वाइफ का हस्बैंड था, ये था। इस चोट लगने के बाद में मेरे को नहीं मालूम था कि मीडिया में मेरा कितना कवरेज हुआ है, लेकिन डेफिनेटली मेरे को इतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल चुकी थी। ये मैं हॉस्पिटल के अंदर कोई आपके पास आके आपको मिलने के नहीं मिल सकता। मेरे को अंदर जब तक हॉस्पिटल में था, 2 महीने में एडमिट रहा हॉस्पिटल के अंदर, तो मेरे को नहीं मालूम था बाहर क्या हो रहा है। मेरे को बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, बाहर वालों को अंदर आने की नहीं थी। मेरी वाइफ तो मेरे साथ ही रहती थी हमेशा। लेकिन जब घर से बाहर निकला और जब मैं कहीं मार्केट प्लेस पे जाता था, कोई पब्लिक प्लेस पे जाता था, जब लोग मुझे रिकग्नाइज करते थे, जिस तरीके से मेरे के साथ रिएक्शन देते थे, दैट वाज ऑसम। मैं आपको सबसे पहला रिएक्शन बताता हूँ। आई थिंक यू मे बी हैविंग अ टाइम। मैं एक हफ्ता 10 दिन हो गए थे मेरे को, जैसे आज मैं घर पे आ गया था मैं, और उसके बाद मैं रेगुलर चेकअप के लिए कुछ दिन बाद मेरे को एम्स में जाना पड़ता था। तो मैं एम्स से वापस आ रहा था, मैं अपने ऑफिशियल व्हीकल में था और वाइफ मेरे साथ नहीं। तो वाइफ ने बोला, द्वारका में बोला मेरे को कि मेरे को कोई यहाँ पे एक मॉल है कि मेरे को वहाँ पे कुछ काम है, अपन कुछ कर लूँ मैं? मैंने कहा ले लो। हमने गाड़ी मॉल में ले ली और मैं ये जानता था कि उसको एक शॉप पे जाना था, कुछ लेडीज़ क्लोथिंग के शॉप पे। तो मैंने कहा उनको वहाँ टाइम लगेगा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम चले जाओ और तुम्हें जो लेना है तुम ले लेना, मैं यहाँ लॉबी में बैठा हूँ और मैं को ज़्यादा, एक्चुअली आई वॉज वेरी वीक, तो मैं बैठ गया वहाँ पे। वो चली गई। थोड़ी देर बाद में आई सी एक लेडी वाइट सूट में मेरे पास आती है, देख के मेरे से पूछती है कि आप आर्मी में हैं ना? मैंने कहा नहीं, मैं आर्मी में नहीं हूँ, मैं सीआरपीएफ में हूँ। अच्छा, आप तो वही है ना जो अभी टीवी पे आते हैं, जो अभी गोली लगी थी आपको? मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मैं सीआरपीएफ में हूँ। वो बंदी ने मेरे से पूछा, मैं आपको बहुत प्रेयर करती थी, आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा किया, और वो रोने लगी वहाँ पे। मैं खड़ा हो गया, उससे बात कर रहा था, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। एंड मैं सरप्राइज था। मैंने कहा यार ये लेडी क्यों रो रही है, मैंने ऐसा क्या कर दिया इसके साथ में? बोले कि, मैंने कहा व्हाई यू आर क्राइंग? बोले कि सर यू आर थिंकिंग दैट आई एम मैड, आई एम मीटिंग चेतन चीता, आई एम ऑल इन माइंड कि मैं आपसे मिल रही हूँ और मेरे को रोना आ रहा है। और वो रोने लगी, रो रही है। अब आसपास लोग खड़े हो गए और वो सोच रहे हैं कि इस बंदे ने इसको छेड़ तो नहीं दिया। अब ऑल ऑफ अ सडन मैं देखता हूँ मेरी वाइफ उधर से आ रही है और वो भी सरप्राइज कि ये किसी लेडी से बात कर रहा है और लेडी रो रही है। मैंने आती वो कहती कि चेतन क्या हुआ? मैंने कहा इसको चुप कराओ यार, ये मेरे को क्यों रो रही है। उसने उसको कंसोल किया, चुप कराया। मैंने उसको बाद में बोला कि मैम आपको कभी भी मेरे को ऐसे मिलने का है तो आप मेरे पास कैंप है नज़दीक में, मैं आप आ सकते हो, और प्लीज़ ये पब्लिक प्लेस में ऐसा ड्रामा मत करो, आप रो मत। तो फाइनली शी वाज quiet and we pushed off. That was my first interaction with my, you can say,
न्यू स्पेशल स्टेटस, दैट वाज। तो उसके बाद फिर आई कभी इंटरेक्शन? और नहीं उसके बाद नहीं है, लेकिन उसके बाद दूसरे टाइप के बहुत सारे हुए। लोग रिकॉग्नाइज करते थे, एक्नॉलेज करते थे, सब कुछ करते तो थे। यस, ये तो एक, चलिए, एक सीरियस मूवमेंट था। फनी मूवमेंट्स भी रहे होंगे फिर उस टाइम पे कुछ? फनी मोमेंट्स, मतलब लोगों के रिएक्शंस ऐसे फनी से रिएक्शंस भी मिलते होंगे आपको? हाँ कई बार ऐसा भी होता था कि सेलिब्रिटी मतलब रिकॉग्निशन होने का फ़ायदा होता था। जैसे मैं ट्रीटमेंट कराने जा रहा था वहाँ पे कोयम्बटूर में, ओके मेरा वहाँ पे बहुत अच्छा हड्डियों का हॉस्पिटल है, गंगा हॉस्पिटल। ओके। तो मैं वहाँ जाता था, मैं 2-3 बार गया हूँ वहाँ पे। एक बार मैं जा रहा था तो ट्रैफिक में मेरी गाड़ी फंस गई, मेरी फ्लाइट छूट रही। मैंने को मालूम पड़ जाता है ना आपको, 1 घंटे पहले जाना पड़ता है आपको। तो अंडरस्टूड कि मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। तो मेरा एक फ्रेंड था मुंबई के अंदर, तो मैंने, ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर, तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा यार मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी, तुम यार इस इंडिगो की फ़्लाइट है मेरी, तुम कुछ बोल के उसको, मैं नहीं चाहता मेरा पैसा वेस्ट हो जाए, उसको बोल के रीशेड्यूलिंग करा सकते हो क्या उसकी? वैसे होती नहीं है, करा सकते हो क्या? मैं आज दूसरी फ्लाइट में मुंबई मेरे को जाना था वहाँ पे, नहीं सॉरी मुंबई जा रहा था, मेरा कंप्यूटर नहीं, मुंबई जा रहा था। उसने बोला कि मैं देखता हूँ। उसने बात करी वहाँ पे, और उसने इस तरीके से बात करी जो भी है। उसने बोला कि आज आपकी फ़्लाइट में एक बहुत बड़ी शख्सियत जा रही थी, और डू यू नो मिस्टर चेतन चीता? कहते कि हाँ, कहते कि उसने मेरा इंट्रोडक्शन दिया और बोला कि उसकी फ़्लाइट छूट गई है, आप उसको थोड़ा सा, आप उसको टिकट को यदि कर देंगे तो बेहतर होगा। उन्होंने एग्री कर लिया। तो उसका मेरे पास फ़ोन आया कि चेतन मेरी बात हो गई इंडिगो में, और वो तुम्हारा टिकट हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे को नई फ्लाइट, दूसरी फ्लाइट के अंदर टिकट मिल जाएगा। बोले कि तुम कहाँ खड़े हो? मैंने कहा मैं विंडो नंबर, इस नंबर के, इंडिगो की इस विंडो नंबर के सामने खड़ा हूँ। बोलते कि वहीं रहो, इंडिगो के कुछ लोग तुमसे आके वहाँ मिलेंगे और तुम्हारे टिकट को वापस रेगुलाइज कर देंगे। ठीक है। मैं खड़ा रहा, मैं और मेरी वाइफ दोनों थे। थोड़ी देर में मैं देखता हूँ एक एयरोस्टेस टाइप, वही ड्रेसअप वगैरह कोट के अंदर 3 लड़कियां और एक आदमी, चार लोग मेरे पास आते हैं और मेरे से पूछते हैं कि आप चेतन चीता हैं? मैंने कहा यस। कि आपका टिकट? मैंने कहा यस। अब वो उसने केवल इतना सा पूछा, उसके बाद में तो वो दूसरी जो लड़कियां, उसके आदमी खड़ा था कि आपको मालूम है, तुमको मालूम है कौन है? ये चेतन चीता है। अच्छा, बोला भी इसी तरीके से? हाँ, वो मतलब हाँ। कि वो, मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ यार। कि चेतन चीता है, इनको 40 गोली, मेरे को लगी थी 9 गोली, उसने बोला 40 गोली। इनको 40 गोली लगी थी। अब मैं तो चुपचाप खड़ा, मैंने कहा 40 लगे या 50 लगे, मेरा टिकट रेगुलाइज हो रहा है यार। तो उसने करके उन्होंने मेरा टिकट रेगुलाइज कर दिया, और फाइनली एंड आई वाज सिटिंग इन द फ्लाइट, एंड जब ये सब कुछ हो गया कि चेतन चीता फ्लाइट में आ रहे हैं, जो नाम सब कुछ हुआ, आधी फ्लाइट में वो पायलट अनाउंस कर रहा है हमारे बीच में चेतन चीता है और ये बैठे हैं, हमारे गर्व की बात है, ये है वो। मैंने थैंक यू, मैंने खड़ा होकर सबके सामने अप्रिशिएट करा उस चीज को। सो दैट वाज अ थिंग। तो मतलब एक सेलिब्रिटी स्टेटस जो मिला, वो एक नया एक्सपीरियंस था आपकी लाइफ में, एज मतलब सोल्जर वाले पार्ट से जब ये वाला ट्रांजिशन हुआ। तो जब आप वापस आए रिलीफ के बाद, बच्चों के क्या रिएक्शंस थे आपके? डिड यू रिमेम्बर योर पेरेंट्स, योर चाइल्ड? नहीं, मेरा रिएक्शन घर में आप फौजी की, यही आपकी फौजी की वाइफ फैमिली की स्ट्रेंथ मालूम पड़ती है, जो मेरे साथ हुआ था। जब मैं एडमिट हुआ था तो उस टाइम पे बच्चों को केवल यही बोला गया था, पापा को चोट लगी है, बस एक्सटेंट ऑफ डैमेज नहीं मालूम था उनको। न्यूज़ में और इन सब में तो मेरे बच्चे छोटे थे, इतने छोटे भी नहीं थे, बट बेटा था फिर भी 7th-8th में था। शुरू में नहीं मालूम था, लेकिन बाद में मालूम पड़ गया था इनको। और उन बच्चों को हॉस्पिटल में नहीं लेके आ जाता, बिकॉज वहाँ पे बिकॉज ऑफ दी मेडिकल रीज़न, हाइजीन वगैरह उन सब के लिए। तो शुरू में तो ये कभी हॉस्पिटल नहीं आए। जब मैं 40 दिन के अंदर डिस्चार्ज हुआ, मेरे को वार्ड में ICU वार्ड के अंदर ट्रांसफर किया गया। तो उस टाइम पे एक दिन मेरे को सुबह बोला गया कि आज बच्चे आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मेरी बेटी थी और बड़ा बेटा है मेरा, अभी इंजीनियरिंग कर रहा है वो, उस वक्त बड़ा था। और
मैं लव ये बता सकता हूँ कि जब मेरे को चोट लगी थी मेरा वेट था 76 kg, और जब मैं हॉस्पिटल में उस टाइम की बात कर रहा हूँ मेरा वेट था 62 kg. आई लॉस्ट 14 kg ऑफ वेट देयर, क्योंकि मैं I टोटल have seen your footages of मैं that बिल्कुल time. हड्डी हड्डी हो गया था. तो मैं लेटा हुआ हूँ और आईसीयू वार्ड के अंदर 6 बेड लगे हुए हैं, उसमें एक बेड मेरा था. आई कैन सी दूर से उधर मेरी बेटी दरवाज़ा खोल के अंदर आ रही है, और उसके चेहरे की जो वो है, थोड़ी देर में मेरे बेटा दोनों बहुत डरे हुए से अंदर आते हैं वाइफ के साथ में. और वो अंदर आते, वाइफ ने कुछ नहीं बोला, वो अंदर आए कि मिल लो पापा से, वाइफ ने बोला उनको. और वो आके उसने सबको देखा, एंड वो मेरी बेटी मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई. मेरे बेड के कॉर्नर पे खड़ी है और वह मेरी वाइफ से पूछ रही है कि मम्मा पापा कहाँ हैं. तो बोले कि बेटा आप जिस बेड पे खड़े हो वही तो पापा हैं. तो उसने मेरे को देखा, फिर उसने मेरे घर पट्टियाँ वगैरह तो बंधी हुई थी, सब कुछ था. नाउ शी वॉज फियर टू टच मी कि मैं कहीं पापा को हाथ लगाऊंगी, पापा को चोट दर्द तो नहीं हो जाएगा. और दूर खड़ी खड़ी सेमी मेरे से बातें करते. मेरे बच्चे आधे हो गए थे उस टेंशन के अंदर. मेरी वाइफ की अलग सिचुएशन थी, मेरे बच्चे आधे हो गए थे कि पापा, क्योंकि जो 40 दिन का मेरा वक्त था ट्रॉमा का, उसका कोमा का, वो ये था कि डॉक्टर बोलते थे कि 6 घंटे वेट कर लो, 3 घंटे वेट कर लो. यदि इनका कोई भी हार्ट ऑर्गन फेलियर हुआ तो हम रोक नहीं पाएंगे, ही विल नॉट सर्वाइव आफ्टर दैट. ऐसे चले करते करते दिन निकल गए, एंड आई फाइनली आई सर्वाइव्ड. जाको राके साई मार सके ना कोई. कह सकते हो. लोग बोलते हैं कि यस चीता तुम्हारी विल पावर अच्छी है. विल पावर अच्छी है नहीं है जो भी है, लेकिन शायद आई वॉज अनवांटेड इन द हेवंस, और भगवान की जगह में मेरी कोई ज़रूरत नहीं. सर अभी और बहुत सारे मतलब जो अभी मेरे को बहुत काम करने हैं. आर्मी की लैंग्वेज में बोला जाए तो बहुत सारे अभी ठोकने बाकी हैं. ठोकने बाकी जो जनरल लैंग्वेज है. यस 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 यस. तो अब जब आपने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन 1 साल के बाद किया था शायद आपने, तो अब कैसा आपका लाइफ और रूटीन? और अभी तब से मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ. ओके. उन्होंने, क्योंकि शुरू में ट्रीटमेंट चल रहा था तो रिक्वेस्ट भी थी इनसे कि मेरे को यहीं रखा जाए सो दैट मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहे. अभी होपफुली नेक्स्ट ईयर मेरा अभी समर चेंज में हो सकता है ट्रांसफ़र आ जाए. ओके. सो अभी राइट नाउ आई एम डूइंग माई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब. यहाँ कोई फील्ड सर्विस जॉब तो है नहीं दिल्ली के अंदर, तो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब आई एम डूइंग फाइन. तो उसके बाद कभी जाना हुआ वापस अपने कलीग्स? नहीं, मेरा कश्मीर मेरी जाने की बहुत इच्छा है, लेकिन जाना नहीं हुआ. लेकिन जाऊँगा मैं कभी ना कभी तो जाऊँगा. बहुत कुछ चेंज हो गया तो पलटन के अंदर. पुराने लोगों के किसी के कॉल उस समय के आपके कलीग्स के आते हैं, लोग आके मिले यहाँ पे, खूब लगे. और जो एक्सपीरियंसेस थे, क्योंकि उस समय आपके इंटरव्यूज और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हुई थी, तो बहुत हुई थी. कैसा रहा था वो वाला फेस? कैसा था कि रोज जब इंटरव्यूज आते थे? और मैं ये बता सकता हूँ लव कि जब मैं डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से इधर आया तो शुरू के अंदर 8-10 दिन तक तो मतलब ऐसे ही डॉक्टर्स ने मना किया था कि आप इंटरेक्शन कम रखो क्योंकि आपको इन्फेक्शन ना हो जाए. तो शुरू में तो पूरा प्रिकॉशन रखा गया. तो बाद में ये बोल सकता हूँ कि घर के बाहर ये पूरा एरिया था ना, यहाँ पे मीडिया वालों की गाड़ियाँ खड़ी रहती थी कि सब जी वालों की, इंस्टीट्यूट वालों की, सबकी रहती थी, न्यूज़ 18 की, कि सब हमारे को इंटरव्यू चाहिए. तो मैंने उस टाइम में उनको ये बोल दिया कि मैंने कहा आपको जिसको भी इंटरव्यू चाहिए तो आप हेडक्वार्टर जाओ, वहाँ से जाके मेरा क्लियर करवाओ, परमिशन लो, उसके बाद मैं यहाँ पे आया. तो मैं ऑन एंड एवरेज 2 से 3 इंटरव्यूज़ डेली देता था. ओके. यहाँ पे बात करता था, लोग अपने हिसाब से प्रश्न पूछते थे मेरे बारे में, ऑपरेशन जो भी एक सेफ जोन के अंदर रखे हुए जो जवाब दे सकता था वो मैं जीता था. नो पॉलिटिकल क्वेश्चंस, नो पॉलिटिकल आंसर्स. सो दैट वाज द थिंग. कीर्ति चक्र से भी सम्मानित है. मतलब हम तो एज ए सिविलियन बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते. जब आपको ये पता लगा तो क्या फील था? That was definitely a moment of pride for me. I felt very, very honored when
I was given a Kirti Chakra initially, but initially my name was forwarded for the Ashoka Chakra Okay. and to the Ministry of Defense. But in the Ministry of it was they finalized on the Kirti Chakra. It is second highest gallantry medal award in the peacetime Okay. after Ashoka Chakra. Okay. So I was honored. It was given to me by the Prime Minister of India, प्राइम Model. मिनिस्टर और प्रेसिडेंट President of India, है ना, President of India. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो था ना, बिहार के थे ना वो वकील थे जो, रामनाथ कोविंद. हाँ रामनाथ कोविंद. Ramnath. He has given me this. I think he has given me that, and that was definitely a proud moment for me as a soldier. Whatever work I have done, I was recognized for that. Yes. इस इंटरेक्शन के अंदर ना आपने ये बताया कि यू हैव वर्कड फर्स्ट जब आपका पोस्टिंग कश्मीर में हुआ और उसके बाद आप एज अ कम्युनिकेशन ऑफिसर के पोस्ट पे वापस कलकत्ता सर्व कर रहे, तो क्या उस पर्टिकुलर पोस्ट में होता क्या है और वहाँ जो पोस्ट थी उसमें डिफरेंस क्या है? किस पोस्ट में क्या होता है मतलब? कश्मीर के अंदर जो पोस्ट वो तो ऑपरेशन ड्यूटी है, और वो जो- तो कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑफिसर ये है कि आई एम अ सिग्नल ऑफिसर. मेरे को सिग्नल में कम्युनिकेशन मैनेजमेंट करना है यहाँ पे आके. ओके. मतलब ये है कि हमारी एक जिम्मेदारी होती है, एरिया होता है कम्युनिकेशन का. उस एरिया के अंदर जितने भी सीआरपीएफ के डिप्लॉयमेंट्स होते हैं, मेजर ऑफिस होते हैं, आईजी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस, बटालियंस, ट्रेनिंग सेंटर्स, उन सब के अंदर कम्युनिकेशन का एक नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं. किस फ्रीक्वेंसी में कोई काम करेगा, एचएफ फ्रीक्वेंसीज, वीएचएफ फ्रीक्वेंसीज, ऑपरेशन पर्पस के लिए फ्रीक्वेंसीज कौन सी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सी होगी, ये सारा का सारा मैनेजमेंट आपका सिग्नल ऑफिसर करता है. ओके. दैट इज़ अ कम्युनिकेशन ऑफिसर. बिकॉज वी हैव, हमको उसके अंदर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स से के बारे में नो हाउ होना चाहिए कम्प्लीटली, उनका ऑपरेशन के बारे में नो हाउ होना चाहिए, उनके रिपेयर के बारे में नो हाउ होना चाहिए, वो सब कुछ होता है. तो वो हमारे को ट्रेनिंग दी जाती है उसकी. और कलकत्ता में कितना टाइम सर्व करा आपने? कलकत्ता में ऑलमोस्ट 3 years किया मैंने. ओके. और फिर वापस वहां से कश्मीर थे या कहीं और पोस्ट? नहीं, उसके बाद में फिर मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चला गया था. कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारा सीआरपीएफ के अंदर, रांची के अंदर. सो आई वाज देयर एज अ ट्रेनर देयर. मैं एज अ ट्रेनर वहाँ पोस्ट था. फिर मैं वापस सिग्नल में चला गया हैदराबाद. वहाँ मैंने 2.5 साल किया. 2.5 साल वहाँ करने के अंदर फिर मेरा प्रमोशन हुआ एज अ सेकेंड हैंड कमांड. फिर मैं कश्मीर चला गया वापस. और इस बार एक्सपीरियंसेस वो एक्सपीरियंस बहुत अलग है. वो उस टाइम पे मैं प्रमोशन होके गया था 2009 में. 5 साल बाद 9 में मैं गया था और 9 में वहाँ जा गया था. तो इफ़ यू रिमेंबर, कश्मीर में एजिटेशन चल रहा था, वो बुरी तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पथराव वाला बुरी तरह, और उसमें 125 लोग मारे गए थे वहाँ पे. हम उस टाइम पे आंसू गैस फायर करना, वो सब कुछ करना, उस सिचुएशन को हम डील कर रहे थे. उस टाइम पे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी. वो फेज़ अलग था. आतंकवाद फेज़ अलग, ये दूसरा वाला फेज़ अलग. जो नॉर्मल सिविलियंस है उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल था. आप कई बार तो ऐसा होता था कि आपने फोर्सेस ने उसके आंसू गैस, टीयर स्मोक के ग्रेनेड्स फायर किए, उसकी गन्स अलग होती थी. अब वो तो नॉर्मल फायर होके छोड़ना. अब वो प्रोजेक्टाइल की तरह वो जाता था, वो किसी के सर पे लग जाए. कई बार ऐसे भी हुआ, कैजुअलिटीज हो गए, मर गए बच्चे, लोग मर गए. अब उसके अंदर बोलते हैं आपने मार दिया. अब उनको फायर करना भी एक अपने अपने क्रुशियल चीज़ थी वहाँ पे. लेकिन समहाउ हमने मैनेज किया उस सिचुएशन को, कंटेन किया, और बहुत इफेक्टिवली हमने कंटेन किया. सर सिविलियंस से कभी इस मामले में कभी ऐसा हुआ है कि जैसे नॉर्मली बैठे हुए हैं भाई, हर टाइम पे तो आप उस एक्शन मोड में नहीं रहते. कई बार ऐसा हुआ है कहीं पे गए, वहाँ पे बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, किसी सिविलियन से बात हो रही है, वो रिक्वेस्ट करता हो कि साहब ये कब खत्म होगा, या इस तरीके की बातचीत, इमोशनल बातचीत भी होती होगी. मैं बोल रहा हूँ कि कश्मीर के अंदर लोग बहुत दोगले हैं. आपके सामने बहुत मीठा बात करेंगे और आपको मालूम नहीं पड़ेगा वो कितना कमीना आदमी है पीछे से. और ये सर बहुत हार्ड स्टेटमेंट है अभी जो आपने दिया है. मैं क्योंकि ये महसूस कर चुका हूँ. कैन यू इमेजिन, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ.
2009 के अंदर जब मैं वहाँ पे गया था, उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत भयंकर चल रही थी। एक वहाँ पे बग्यास करके एक एरिया है, उस बग्यास करके एरिया के अंदर मेरा डिप्लॉयमेंट था और वहाँ पे हम सिचुएशंस को डील कर रहे थे। तो हम कुछ पत्थरबाजों के पीछे भागे पकड़ने के लिए। वो पत्थरबाज वहाँ से भग गए, घर के अंदर घुस गए। वो 3 मंजिला घर था। वो नीचे से भागा, नीचे से ऊपर मंजिल गया और सबसे टॉप मंजिल में 3री मंजिल पे चला गया। हमने ऊपर जाके उस लड़के को पकड़ लिया और नीचे से हमारे को आवाज़ आई औरतों के चिल्लाने की। मतलब अब मैं उस टाइम पे सेकेंड इन कमांड था और मैं उस जो वहाँ हमारी टुकड़ी थी उसका कमांडर वहीं था। मेरा फर्स्ट चीज़ मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा साला मेरे जवान ने किसी को औरत को छेड़ तो नहीं दिया। होती है तो वो फर्स्ट फियर है सर। हाँ, तो मैंने वो लड़के को तो मैंने जवानों को दिया और मैंने कहा उसको ले जाओ। और मैं दौड़ के नीचे गया और नीचे गया, मैंने कहा क्या हुआ। वो औरत बोली कि उसने मेरे से गलत हरकत करी है। उस औरत आदमी ने मेरे जवान से बोले कि साहब मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया इसको। बोले कि मैंने कहा क्यों। बोले कि साहब ये ड्रामा कर रही है यहाँ पे। मैंने और एक तरफ किया कि नहीं, इसने मेरे को ऐसे क्या यहाँ हाथ लगाया, मेरे को वहाँ हाथ लगाया। बट मेरे को सिचुएशन वहाँ समझ में आ गई। वहाँ पे 2-3 आदमी थे मेरे, वो सबने एक ही स्टेटमेंट दिया कि साहब ये बदमाश है, ये आदमी मेरे साथ ही खड़ा था, ये हमने इनको हाथ तक नहीं लगाया, हम यहाँ दूर से खड़े हैं, ये बस ड्रामा कर रही है रोने के लिए, सो दैट वो लड़का जो हमने ऊपर हमें पकड़ा है ना उसको ये छुड़वाना चाहती है। तो ये इस टाइप के रेप के जो केसेस वहाँ जो एलिगेशंस वहाँ पे लगते हैं कश्मीर में, जो मैक्सिमम 95% उसमें 90 to 95% उसमें सारे रॉन्ग। मैं ये नहीं बोलता कि हर चीज़ रॉन्ग है, लेकिन मैक्सिमम 90 to 90% रॉन्ग होते हैं। वहाँ किसी के जवानों वहाँ माहौल ही नहीं होता यार आदमी के वहाँ पे ऐसा कुछ करो आप। और दूसरी बात, एक चीज़ आप वहाँ नोट करने वाली ये है, मैं बोलूँगा ये मेरा एक्सपीरियंस है। वो जो लड़का भागा, किसी भी घर में भाग जाए, वो कौन है लड़का, उस किसी भी घर में भाग जाए और मैं घुस जाए और हम उसको वहाँ पकड़ेंगे तो घर वाले ही बोलते हैं कि साहब ये तो मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है। अच्छा, ये भी ये है, ये इतनी कमराडरी है उन लोगों के अंदर। तेरा बेटा है, अच्छा। अब उस चीज़ को शुरू में तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी। जब आपको ये बातें समझ में आती तो फिर हम यहाँ क्या करते हैं, उस लड़के को ले जाते हैं थोड़ा सा दूर और उससे पूछते हैं तेरा नाम क्या है, तेरे पिता माँ बाप का नाम क्या है। फिर से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, अच्छा वो लड़का उधर खड़ा है उसका नाम क्या है। वो जब क्रॉस हम पूछते हैं तभी तो मालूम पड़ेगा कि ये सब मालूम, वहाँ निकल जाती है, असलियत निकल जाती है उनके, वो नहीं बता पाते उसका नाम क्या है। तो सर देखिए सर, आपने तो सर्व किया है बट यू हैव सर्व्ड एज अ फोर्सेस देयर, है ना, और वी आर अ सिविलियन। सो इतना इस तरीके का मन में डर है या इसको क्या, किस पर्टिकुलर ये सिचुएशन कश्मीर की इतनी पेचीदा हो चुकी है। अभी भी यही सिचुएशन नहीं, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, अभी वो जो उलझे हुए तार हैं अब वो सुलझ रहे हैं। जब से आर्टिकल 370 हटा है, ये सब कुछ हुआ है और वो उसका विलय भारत के अंदर कंप्लीट रूप से हुआ है। तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, लोग वहाँ माइग्रेट कर रहे हैं। वहाँ पे एक तरह से पोलराइजेशन हुआ था, जो वहाँ के कश्मीरी पंडित हुआ करते थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया। 90 to 95% वहाँ की पॉपुलेशन सारी की सारी, जम्मू को हटा दो तो ऊपर कश्मीर वैली के अंदर 95 से ज़्यादा परसेंट, इवन 98% तक पॉपुलेशन सारी मुस्लिम्स है। तो एक रिलीजन के अगेंस्ट के फेवर के अंदर यदि पोलराइजेशन हो रहा है और वहाँ पे फिर मिलिटेंसी आ रखी है, टेररिज्म आ रखा है, तो वो चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है। आप यदि वहाँ पे जाके कोई ह्यूमन राइट्स की यदि बात करेंगे तो कई बार ऐसी होती है, यस आई एक्सेप्ट इट
कि कई जगह आपको काम करने के लिए वायलेशन करना पड़ता है। यदि आप वायलेशन नहीं करोगे तो वो काम होगा ही नहीं आपका। यदि कोई बात आपके ऊपर पत्थर फेंक रहा है और डेफिनेटली उसके ऊपर हम गोली तो नहीं चला सकते ना, और हम चलाते भी नहीं हैं। लेकिन आपने वहाँ पे टीयर स्मोक उनको तितर बितर करने के लिए फायर किया और हमने थोड़ी सी वहाँ पे किसी के सर पे लग गया और वो मर गया, तो यदि उसके अंदर यदि पुलिस केस बना और उसमें इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकली देखा जाए तो सोल्जर एट गिल्ट है। और ये बोलते कि आपको ज़मीन पे रख के फायर करना चाहिए था, आपने हवा में क्यों किया। बेसिकली कायदा उसको हवा में ही फायर करने का है, लेकिन हम करते थे उसके अंदर, हम ज़मीन में फायर करते थे कि साला कोई मर नहीं जाए उसके अंदर, ग्राउंड पे रख के। नहीं थोड़ा सा यूँ करते थे फायर। मतलब आदमी दूर है, यहाँ से आपसे 50 मीटर दूर खड़ा है, तो हम इस तरीके से फायर करते थे कि वो जो शेल फायर हो रहा है वो 25 मीटर जाके पहला टप्पा का है, इससे फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, जब से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए इम्पैक्ट की, और वहाँ जाके धुआं छोड़े, वो किसी को फिजिकली हार्म ना करे। तो ये सारी सिचुएशंस आपने वहाँ पे उस हम करते हैं, हमको करना है। देखो एक बात बताओ, दिस इज द कॉमन सेंस क्वेश्चन, हम में और आतंकवादी में फ़र्क क्या है? हमारे का हम नियमों के दायरे के अंदर रह के काम करते हैं। बंदूक तो उसने भी पकड़ी हुई है, बंदूक हमने भी पकड़ी हुई है। वो किसी कायदे कानून के दायरे में रह के काम नहीं करता है, वो फ्री आदमी है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ मेरे सामने खड़ा है, मैं जानता हूँ कि ये साला बदमाश आदमी, इसको गोली मार देनी चाहिए, लेकिन फिर मैं जानते हुए भी नहीं मारूंगा उसको, बिकॉज मेरी ट्रेनिंग और मेरे जो उसके अंदर जो बताया गया है, मैं उस दायरे में रह के मैं उसको मार नहीं सकता। मेरी अभी इस पहले एक पॉडकास्ट हुआ था, इसमें कर्नल पीयूष अग्रवाल को हम लोगों ने इनवाइट किया था, कारगिल वॉर वेटरन है वो। तो उनसे मेरी बात चल रही थी, तो इस वाले टॉपिक पे हम लोगों का थोड़ा डिस्कशन हुआ था। तो उनसे मैं बोला, मैंने ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि टेररिज्म को किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ले जाकर धीरे धीरे कन्फाइन करके और वहां पे उसको क्लोज कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तो उनने भी यही बोला कि वी कांट प्रिडिक्ट, वी कैन नॉट। और उनके पास ट्रेजेक्ट्री, वो दे आर ओपन, वो कहीं पे कुछ भी कर सकते हैं, हम कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर सकते। वी हैव सर्टेन बाउंड्रीज। आर्मी के अंदर क्या होता है, आर्मी में ये है कि इस लाइन, ये इंटरनेशनल लाइन है, बॉर्डर है, इसके उधर यदि कोई भी आदमी आता है, गन लेके आता है, कोई भी आता है, वो दुश्मन है, आप मारो उसको। हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, हम सिविल पब्लिक में घुसते हैं, वहाँ कौन टेररिस्ट है किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा हुआ है, कोई स्टैम्प थोड़ी लगा हुआ है। तो ऐसा होता है। और रेड फ्लैग क्या होता है, सिचुएशन बिगड़ने का रेड फ्लैग क्या रहता था कश्मीर में, कि भाई नॉर्मल है, सारी चीज़ें सही दिख रही है, और एकदम से कोई सिचुएशन बिगड़ जाए, क्राउड आ जाए, तो कैसे आप अनुमान लगाते थे कि हाँ ये सिचुएशन अब थोड़ी गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे, तो वी हैव टू बी अलर्ट राइट नाउ? ऐसा कोई रेड फ्लैग तो नहीं है, लेकिन इन जनरल ये होता था, जैसे 2008-9 के बाद में एजिटेशंस में होता था, हम ये जानते थे कि जैसे जुमे की नमाज होती है फ्राइडे को, तो उस दिन पथराव पक्का ही होना है, क्योंकि वो सारे के सारे नमाज पढ़ने जाते थे मस्जिद में, वहाँ जाके प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स होते थे, वहाँ से उत्तेजित होकर निकलते थे और बाहर जाके वो सारे के सारे पथराव करते थे। तो हम उस चीज़ के लिए तैयार होते थे कि आज फ्राइडे है, नमाज छूटते ही पथराव होगा, ये कंफर्म था। और वो ड्यूरेशन जब वो था, जब वो 2-1 महीने का ड्यूरेशन था, जब वो लोग मर रहे थे सब, उस दिन तो हर दिन पथराव होता था भाई। ये बुरहान बानी वाला जो केस हुआ था, हाँ, तो आप थे उस समय? नहीं, मैं नहीं था उस टाइम, वो बाद में हुआ था। वो तो बहुत खतरनाक केस था वो, उस टाइम तो सिचुएशन ही बहुत ख़राब थी। उस टाइम तो थानों को टेक ओवर कर लिया था, लोग थाने छोड़ छोड़ के भाग गए थे। थानों को प्रोटेक्ट किया था सीआरपीएफ ने, लोग थानों के अंदर से घुस घुस के, पुलिस वाले भाग गए, उनके हथियार लूट लिए गए। तो ऐसे जब भागते थे तो उनको आता है, उन थानों को प्रोटेक्ट हम सीआरपीएफ वाले करते थे कि साला वहाँ पे कुछ और नहीं हो जाए। सिचुएशन ख़राब थी उस टाइम पे, बहुत ख़राब थी। अब नया कश्मीर देखना चाहते हैं? नया कश्मीर हम भी देखना चाहते हैं, मेरी पोस्टिंग्स नहीं हुई है वहाँ पे, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी जो भी कुछ हो रहा है कश्मीर के अंदर बहुत अच्छा हो रहा है। और जिस तरीके से कश्मीर को ख़राब होने में, सिचुएशंस को ख़राब होने में धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगा, ऐसे ही नाउ वी आर ऑन द गुड पाथ।
अभी आने वाले 10 साल के अंदर द फ्यूचर इज़ गुड। मैं यही कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर जिस प्रकार की रिजीम आज देश के अंदर है और जिस प्रकार से जो टफ डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो सख्त हैं, और उसके अंदर सरकार कोई हेजिटेट नहीं कर रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में जिस प्रकार का भी ये नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद हमारे देश के अंदर है, वो आने वाले टाइम के अंदर सारा का सारा ख़त्म होगा, देश तरक्की कर रहेगा, ऐसी आशा हमको आशा है। चलिए सर, एंड होप ये चीज़ें जल्दी देखने को मिले, और जो टाइम आपने और वहाँ के लोकल्स ने देखा है कश्मीर में, वो दोबारा किसी को नहीं देखना पड़े। वी प्रे फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया उसके लिए। ओके, थैंक यू सर। ओके डियर। होप आपने ये पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा। इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन किया है, और ये आपके लिए बहुत टाइम वैल्यूएबल भी रहा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड लेट अस नो कि व्हाट विल यू वांट इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।